नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का असम दौरा। हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में किए दर्शन पूजा अर्चना। आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट नीति पेश करने को कहा। 1 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। प्रदेश भर में निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त। अधिकारियों की निगरानी के निर्देश। नियम तोड़ने वालों की एनओसी और मान्यता हो सकती है रद्द। चंपावत में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में अहम पहल। डीएम के आदेश पर दीदी की रसोई का शुभारंभ। घर बैठे मिलेगा रोजगार, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। देवभूमि में 2 दिन रहेगा मौसम खराब। आज और कल कई जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चारधाम यात्रा में सावधानी बरतने की अपील। एसडीआरएफ एनडीआरएफ अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज असम के दौरे पर पहुंचे, जहां वे हेमंता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हेमंता शर्मा 4 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। असम पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चना करेंगी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अंदरूनी सर्वे ने कई विधायकों की चिंता बढ़ा दी। पार्टी द्वारा कराए गए हालिया सर्वे में 8 भाजपा विधायकों की परफॉर्मेंस कमजोर बताई जा रही है, जिसके बाद उनके टिकट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। माना जा रहा है कि इस बार पार्टी खराब फीडबैक वाले विधायकों को टिकट देने से बच सकती है। हालांकि भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि चुनाव में अभी समय है। अंतिम फैसला संगठन की रिपोर्ट व केंद्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। भाजपा अब चुनावी रणनीति, जनप्रतिनिधियों की परफॉर्मेंस को लेकर लगातार फीडबैक जुटाने में लगी हुई है। देखिए, पार्टी के अंदर संगठन से लेकर के सरकार तक सब एक दिशा में चल रहे हैं। आपने बात सर्वे की है। हम कह रहे हैं कि कई बार पार्टी का जो सर्वे होता है, पार्टी का सर्वे जो होता है वो संगठन के आधार पर होता है। वो जो संगठन के आधार पर अभी 10 महीने चुनाव के हैं, तो जब संगठन के आधार पर जो सर्वे आएगी, जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी, उसी रिपोर्ट के आधार पर हमारी प्रदेश में बैठक होगी और प्रदेश में बैठक होने के बाद हम प्रत्येक विधानसभा में 3-3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजते हैं और वही बोर्ड जो है उसमें अंतिम निर्णय लेती है। तो अभी 10 महीने का समय है। अनेक इसमें जो भी रिपोर्टें आप लोगों के माध्यम से आई है या आ रही हैं, तो उसमें परिवर्तन होने की बहुत संभावना है। हम समझते हैं कि 10 माह के बाद जो हमारा अंतिम जो सर्वे होगी, जो रिपोर्ट पार्टी के माध्यम से आएगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 57 के रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ेगी। हम 60 पार जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, 2027 के चुनावों को लेकर के अभी से भाजपा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और साथ ही 8 भाजपा विधायक ऐसे चुने गए हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर भी बताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की है, ऐसे में बीजेपी के अंदरूनी तौर पर कई प्रकार के सर्वे किए जाते हैं, चाहे वो संघ की तरफ से किया जाए या पार्टी स्तर पर किया जाए, केंद्रीय नेतृत्व पर किया जाए या राज्य स्तर पर किया जाए। इसके अलावा सरकार भी अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार का क्या फीडबैक है लोगों के प्रति, और अगर वो वोट में कन्वर्ट होता है तो जीतने की संभावना कितनी प्रबल रहने वाली है, किस प्रत्याशी को या किस उम्मीदवार को या किस विधायक को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में जनता वाकई में विधानसभा भेजना चाहती है, इसको लेकर के सर्वे किए जाते हैं। जिसमें उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे
10 ऐसे विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है और ऐसे में उनका टिकट कटना लाजमी है। इसके अलावा ये 10 तो वो है, लेकिन उसके अलावा भी 70 अगर कैंडिडेट बीजेपी उतारेगी तो 70 कैंडिडेट में जिताऊ कैंडिडेट कितने होंगे, क्या विधायक दोबारा से रिपीट किए जाएंगे या मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, इसको लेकर के सर्वे किया जा रहा है। हालांकि अभी 7 से 8 महीने का चुनाव में शेष वक्त है। ऐसे में संगठन स्तर से ये इसलिए भी चुनाव किए जाते हैं कि जब टिकट की दावेदारी के लिए 1 से 2 या 2 से 4 नाम आते हैं, कई बार तो 1 दर्जन से अधिक नाम आ जाते हैं, ऐसे में टिकट उसी को दिया जाता है जो पार्टी सत्तासीन हो सके, जिसके दम पर, यानी वो कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। इसको लेकर सर्वे किए जाते हैं। हालांकि सर्वे का जो खुलासा है वो सूत्रों के हवाले से ही जानकारी मिल रही है। सर्वे का खुलासा सार्वजनिक रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाता है। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रकार के सर्वे कराने के बाद जब पर्यवेक्षक उत्तराखंड में टिकट वितरण को लिए आएंगे या नाम की अंतिम मोहर लगेगी तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी के अलावा केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में ही टिकट फाइनल किए जाएंगे और ऐसे में सर्वे का सबसे बड़ा योगदान होता है। जी, एसएन पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखने लगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बड़ी गाड़ी छोड़ स्कूटी से सड़क पर नजर आए। मंत्री ने कहा कि देश हित में ईंधन की बचत जरूरी है, हर नागरिक को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध और वैश्विक संकट के चलते आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, ऐसे में छोटे छोटे प्रयास भी देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मंत्री ने लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन और कम ईंधन खपत वाले साधनों को अपनाने की अपील की है। वैश्विक परिस्थिति और पेट्रोलियम संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर उत्तराखंड में भी दिखने लगा है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ये तस्वीरें, जहां बड़ी गाड़ी उन्होंने छोड़ी और स्कूटी से सड़क पर वो नजर आए। मंत्री ने साथ कहा कि देश हित में ईंधन की बचत जरूरी है, हर नागरिक को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध और वैश्विक संकट के चलते आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में छोटे छोटे प्रयास किए जाएं जिसकी वजह से देश के लिए महत्वपूर्ण साबित हों। मंत्री ने लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन और कम ईंधन खपत वाले साधनों को अपनाने की अपील की है। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला प्रकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ने जो अपील की है सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूं ताकि ऊर्जा की बचत हो। और मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर अपना जो है योगदान दें। देहरादून में लोक भवन में आयोजित लोक मिलन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पूर्व सैनिक, उनके आश्रित और दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, रोजगार, आर्थिक सहायता और ग्राम विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। राज्यपाल ने सभी मामलों के त्वरित नियमानुसार समाधान का भरोसा देते हुए अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। और इस दौरान खिलाड़ी और छात्राओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले बच्चों को राज्यपाल ने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। देहरादून में आपदा प्रबंधन पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने मानसून पूर्व तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा मानसून सीजन को देखते हुए सभी विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही प्रदेश भर में नालों और नालियों की कम से कम 2 बार सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए ताकि जलभराव और शहरी बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। मंत्रियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में जरूरी उपकरण, राहत टीमों की पूर्व तैनाती पर भी जोर दिया। आज आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक बड़ी बैठक, जिसपे
आपदा डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने डिपार्टमेंट हैं, सिंचाई है, शहरी विकास है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, NDRF है, DRF है, हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट है, हमारा शहरी विकास डिपार्टमेंट है, PW डिपार्टमेंट है, सभी के HOD और सचिव बैठक में उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की दृष्टि से हमने विभाग वाइज क्या तैयारी की है, किस प्रकार से हम आपदा की स्थिति में उनसे तत्काल प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, इस सारे विषय पर एक विस्तृत चर्चा विभाग के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई को लेकर के राज्य सरकार से स्पष्ट नीति पेश करने को कहा। अदालत ने 1 सप्ताह के भीतर सरकार से जवाब मांगा है कि कैदियों की रिहाई के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। मामला उन कैदियों से जुड़ा है जिनकी सजा पूरी होने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कई कैदी जेलों में बंद हैं। पूर्व में निरीक्षण के दौरान हाईकोर्ट को 167 ऐसे कैदी मिले जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते उनकी रिहाई लंबित थी। काशीपुर समेत प्रदेश भर में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, महंगी किताबों की मनमानी पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि सभी अधिकारियों को निजी स्कूलों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार स्कूल 3 साल में केवल एक बार अभिभावकों की सहमति से ही फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन कई स्कूल इसका उल्लंघन कर रहे हैं। विभाग ने साफ किया है कि स्कूलों में केवल NCERT की किताबें ही लागू होंगी और निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने पर कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वाले स्कूलों की NOC और मान्यता तक रद्द की जा सकती है। इस समय CBSE या ICSE से जो एप्लीकेशन देता है, उस एप्लीकेशन पर हम लोग गवर्नमेंट एक जो है अपना एक NOC जारी करती है। उस NOC में कुछ बिंदु होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि इन शर्तों को आप फुलफिल करेंगे। उन बिंदुओं को फुलफिल नहीं करने के एवज में उनके NOC भी हम वापस लेने की कार्रवाई कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई आएगा, ऐसा केस कोई आएगा तो उसकी कभी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हमको होना पड़ेगा। लेकिन अभी बड़ा स्पष्ट हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा स्पष्ट किया हुआ है, NCERT की किताबों से कोई भी इतर किताबें किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाएगी। यदि पढ़ाई जाती है, कोई शिकायत ऐसी आती है तो हमारे CO उसमें कार्रवाई करते हैं। पिछली बार भी की हुई है, इस बार भी करेंगे। उत्तरकाशी के विकासखंड डुंडा की पटूड़ी और ढूंगलधार ग्राम सभाएं आज भी मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिला मुख्यालय से महज 30 से 35 किलोमीटर दूर बसे इन गांवों के लोग नेटवर्क पाने के लिए मोबाइल फोन घरों की छतों और ऊंची जगहों पर टांगने को मजबूर है। नेटवर्क न होने से परदेश में रह रहे अपनों से बात तक नहीं हो पाती, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के दावों के बावजूद क्षेत्र में संचार व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है और इसी कारण गांवों से पलायन भी लगातार बढ़ रहा है। जनप्रतिनिधियों पर सिर्फ आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने 2027 विधानसभा चुनाव के बहिष्कार तक की चेतावनी दी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धनारी नहीं, हमारे पूरे विकास खंड की अगर हम बात करें तो 13 हमारे ग्राम सभाएं ऐसी है जहाँ पे जो है नेटवर्क की समस्या है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। जिस संबंध में हमारे जो है पत्राचार भारत सरकार से भी चल रहे हैं और BSNL विभाग से भी हमारी निरंतर बातें चल रही है। उनका कहना है कि जो उनके कुछ डिवाइस हैं जो इम्पोर्ट होने हैं वो अभी रास्ते में हैं, वो प्रोसेस में है, तो बहुत जल्दी जो है ग्राम सभाओं में जो है नेटवर्क आ जाएंगे। हमारा जो पटोड़ी ढोलधार ग्राम पंचायत है, जिला मुख्यालय से मैं 50-60 किलोमीटर दूर है और हमने प्रतिनिधियों को शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन इस पर आज तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई और हम 17वीं सदी में जी रहे हैं, आज 21वीं सदी चल रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग 5G 4G में चल रहे हैं, हम लोग आज नेटवर्क भी है हमारी ग्राम पंचायत में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
हरिद्वार जिला मुख्यालय पर जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध, गैंगरेप की घटना, अवैध खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा के दावों के बावजूद अपराध लगातार बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की गई। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, प्रदेश के अंदर महिला अपराध दिन प्रतिदिन रोज बढ़ रहे हैं। जगह जगह देखने में मिल रहा है कि कहीं पे गैंग रेप हो रहे हैं, कहीं पे रेप हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कहीं ना कहीं इन्हें मैनेज करने में लगी रहती है। और जिस तरीके से अभी देखने में मिला है, चंपावत में मिला है, कल हरिद्वार का भी एक बच्ची की जान चली गई। ऐसे तमाम ऐसे बहुत सारे प्रकरण है जो महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उनसे जुड़े लोग उसमें सम्मिलित हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम इसमें ज्यादा आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो महिला पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती से काम करने की बात करती है और कहीं एक तरफ जो है महिलाओं पे हो रहे अपराध के ऊपर मैनेज करने का काम करती है, उन लोगों को बचाने का काम करती है। रामनगर में पुलिस ने तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि रविवार की शाम कोतवाली पुलिस में मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सुमित पांडे ने बताया कि कोतवाली के कांस्टेबल गगन भंडारी एवं महबूब आलम ने मुखबिर की सूचना पर आदर्श कॉलोनी निवासी शमी को एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। चंपावत जिले में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक और पहल करते हुए लोहाघाट तहसील परिसर में दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया। एसडीएम नीतू डांगर ने उड़ान स्वयं सहायता समूह मनगोली की महिलाओं द्वारा संचालित इस रसोई का उद्घाटन किया। यहां भोजन, चाय, पकौड़ी के साथ महिलाओं द्वारा तैयार आंवला कैंडी, मसाले, घी, पापड़, अन्य स्थानीय उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समूह की महिलाओं ने इसे सरकार, जिला प्रशासन की सराहनीय पहल बताया। यहाँ पर बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मैं स्कूल पढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ और मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और एसडीएम मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमें जो उनके द्वारा जो रोज़गार मिला है वो हम उनके आभारी रहेंगे। सर, अभी तो शुरुआती है, आप सहयोग करेंगे तो हिम्मत हमारी रहेगी, सहयोग इनका रहेगा तो अब आगे को हम देख के ही करेंगे। जो डिमांड मिलेगी हम सब कुछ बना लेंगे। फिलहाल तो अभी चाय, समोसा, पकौड़ी और क्या कहते हैं, डिमांड आने पर दाल, चावल, रोटी, राजमा, छोले, ये सब चीज़ हम बनाएंगे। और जैसा यहाँ के कर्मचारी लोग हमें ऑर्डर देंगे हम वैसा सब कुछ बना लेंगे। चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान एक महिला की गुहार पर जिलाधिकारी मनीष कुमार संवेदनशील पहल करते हुए खुद फरियादी के घर पहुंचे। बालेश्वर बाड़ निवासी बबीता पहरी ने अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ पति विजय पहरी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों को तत्काल आर्थिक मदद, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एमआरआई समेत सभी जरूरी जांच प्राथमिकता के आधार पर कराने और जरूरत पड़ने पर बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मई के महीने में जहां प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहता है, वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते मई माह में भी ठंड का एहसास हो रहा है। इस मौसम परिवर्तन के चलते बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्गों की तादाद काफी ज्यादा है। सोमवार को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की भारी भीड़ रही। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते ठंड काफी पड़ी, जिस कारण लोग काफी संख्या में सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों में छोटे बच्चे व बुजुर्गों की तादाद काफी ज्यादा है। डॉक्टर राठी ने बताया कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों का विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर राठी ने बीमार होने से बचने के लिए लोगों को एहतियात बरतने की अपील की।
जो कि बहुत ज़्यादा संख्या हमारे हॉस्पिटल में बढ़ गई है। विशेष तौर पे जो बच्चे हैं वो सर्दी जुकाम के साथ आ रहे हैं बारिश के बाद से, और जो थोड़े ओल्ड एज हैं, जो 50-60 साल से ज़्यादा ऊपर के हैं, वो सांस की प्रॉब्लम लेके यहाँ पे आ रहे हैं। उसके अलावा आंखों में, दोनों में वायरल कंजक्टिवाइटिस के बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं, दोनों की, जिनकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो रखी है। उसके अलावा इमरजेंसी में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं उल्टी और दस्त के साथ। शादियों से खाना, और जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन लोगों को भी खाना थोड़ा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो कल भी हमारे पास 4 से 5 पेशेंट जो थे वो उल्टी दस्त के साथ आए थे। और सभी लोगों से निवेदन करूंगा मैं कि आप लोग जो ओल्ड एज लोग हैं वो थोड़ा बाहर जाना अवॉइड करें, और शादी ब्याह में खाने में थोड़ा ध्यान रखें, और साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। मई महीने में ही मानसून जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश भर में घने बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे को बेहद संवेदनशील बताते हुए कई जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बिजली चमकने, ओलावृष्टि, तेज अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई। चारधाम यात्रा मार्गों और ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम खराब बना हुआ है। सल्ट विकासखंड के हरड़ा बाजार क्षेत्र में किंग कोबरा दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर मोहान रेंज के वन विभाग टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद विषैले सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वन दरोगा मोहित आर्य और वन बीट अधिकारी राजीव पांडे की टीम ने किंग कोबरा को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वन्यजीव या विषैले सर्प के दिखने पर खुद पकड़ने की कोशिश न करें, तुरंत विभाग को सूचित किया जाए। लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद इस किंग कोबरा को पकड़ने में आपने जो सहयोग दिया, और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे ग्रामवासी, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस किंग कोबरा को पकड़ने में हो सकता था किसी का नुकसान हो जाता। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।